हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। भाई जब कंपनी बनाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कल कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो 5 है मेनली। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, एंड कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट एंड स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो ये 5 डॉक्यूमेंट जरूरी है और एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी कहा जाता है। मतलब आपकी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या स्कोप है, वो इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। मतलब जो इसमें आपने लिख दिया दैट इज अप टू दैट। मतलब आपके इसके अंदर जो लिखा गया आप इसको कभी भी चैलेंज उसके बाहर नहीं जा सकते। इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड विदाउट फाइलिंग द लीगल फॉर्मेलिटी। एक बार ये डॉक्यूमेंट तैयार हो गया ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते विदाउट सम डूइंग सम लीगल फॉर्मेलिटी। पूरा एक लीगल प्रोसेस होता है और उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। यानी कंपनी को विद इन द लिमिट्स, जो भी आप हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिमिट लिखी गई है, जो रूल्स बनाए गए, जो बताएगी बातें, आपको उसके अंदर ही काम करना पड़ेगा। अब सर इसमें होता क्या है? क्लॉसेस ऑफ मेमोरेंडम, इसमें कुछ क्लॉज होती है। सबसे पहले आती है नेम क्लॉज। सर नेम क्लॉज आपकी कंप्लीट नेम होता है कंपनी का, और कंपनी कोई भी नाम चूज कर सकती है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। नंबर 1, द नेम ऑफ कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। आपने नोटिस किया हमेशा एक कंपनी के लास्ट में क्या लिखा होता है? लिमिटेड। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो ओनली लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड। मतलब वट एवर नेम, मान लो मैंने अपनी कंपनी खोली कपिल कंपनी, ठीक है, तो कपिल कंपनी लिमिटेड if it is a public company. If it is a private company, तो कपिल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब नेम शुड बी सिमिलर और शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। ये नाम किसी और कंपनी का होना नहीं चाहिए। एंड द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव। उसमें कहीं कोऑपरेटिव वर्ड नहीं है। कोई कोऑपरेटिव वर्ड कहाँ पे यूज होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यूज होता है। तो कहीं भी नेम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। And then name should not convey any connection or link of the company with a government department. और उस नाम में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे लगे कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये आपने ध्यान रखना है नेम क्लॉज में। सेकंड होती है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसके अंदर आपका कंपनी का नेम डिटेल होती है ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो कहाँ पे है, उसकी क्या डिटेल है, कहाँ पर सिचुएटेड है। और रजिस्टर्ड ऑफिस आपका बेसिकली वो प्लेस है जहां पर कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रखे जाते हैं। इसे डोमिसाइल क्लॉज भी कह देते हैं, सिचुएशन क्लॉज भी कह देते हैं। यानी इसमें आपको बताया जाएगा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, और ये वो ऑफिस है जहां पे आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, और इसीलिए इसको डोमिसाइल क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज भी कह देते हैं। अब थर्ड आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं। कंपनी किसके लिए काम का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी को क्यों बनाया गया। एंड अ कंपनी इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू एनी बिजनेस अदर देन दैट स्पेसिफाइड इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। मान लो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा कि ये कंपनी गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ओके, ऑब्जेक्ट क्लॉज में आ गया। अब इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं कर सकता हूं। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्लॉज को हम 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, जिसके लिए कंपनी काम करेगी। यहाँ मेरा मेन काम क्या है? गारमेंट्स। हमने ये काम मेन ऑब्जेक्टिव आपका बता दिया। अदर ऑब्जेक्टिव में होता है कि आप कुछ और ऑब्जेक्टिव बताते हैं सब क्लास के अंदर, जो में वो चीजें आती हैं जो मेन ऑब्जेक्ट में नहीं है। लेकिन अगर आपको इनको बिजनेस में इंक्लूड करना है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और अपनी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब आपने सब क्लॉज में बता तो दिया कि ठीक है भाई गारमेंट्स हमारा मेन फंक्शन है, लेकिन आने वाले टाइम में शायद हम ऑटोमोबाइल भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सपोज ऑटोमोबाइल किस में आ गया आपका? सब क्लॉज में। मेन क्लॉज क्या है आपकी? गारमेंट्स, ठीक है। लेकिन आपको कल अगर उसको शुरू करना है काम को, अभी आप नहीं कर रहे हो, अभी तो आप क्या बना रहे हो? रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हो।
तो आपको उसका पूरा अप्रूवल लेना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो आप उस ऑटोमोबाइल को भी शुरू कर सकते हैं। गेटिंग? मतलब मेन क्लॉज में तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव आ गया, यानी जो आप काम करने वाले हो। सब क्लॉज में आ गया कुछ और ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये आपने बता तो दी हम करेंगे, लेकिन जब आप करने लगोगे ना तो आपको उसको दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? फिर आता है लायबिलिटी क्लॉज। सो लायबिलिटी क्लॉज क्या बताती है कि लायबिलिटी मेंबर्स की उतनी ही है जितना अमाउंट उनका अनपेड ऑन द शेयर ऑन बाय देम। मतलब ये बताती है द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ऑन बाय देम। भाई लायबिलिटी क्लास बताती है कि देखो ऐसा है, कितने पैसे मेरे शेयर होल्डर ने अभी देने हैं, कितनी उनकी लायबिलिटी है। जैसे कि मान लो एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर परचेज किए, 10 रुपए का एक था, और उसने ऑलरेडी 7 रुपए पर शेयर दे दिया है। अब उसकी जो लायबिलिटी है, अगर मान लो कंपनी को कभी लॉस होता है, फेलियर होता है, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ कितनी है, और 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1500 रुपीज है। समझ आई? एक तो देखो आपने जितना पैसा लगाया वो तो लगा ही हुआ है आपका, मतलब आपकी लायबिलिटी कितनी है, जितना पैसा आपने कंपनी में लगाया हुआ है। अगर कुछ आपका बैलेंस है तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। तो मैंने तो शेयर खरीदे थे 500, और मेरे को 10 रुपए के हिसाब से कितने देने थे, 5000। मैंने कितने दिए हुए हैं, 7 रुपए के हिसाब से 3500। तो 1500 रुपए की मेरी लायबिलिटी अभी पड़ी है। मतलब ये बताया जाता है कि जैसे हमारे डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेनी होती है डायरेक्टर बनने के लिए, तो बताया जाता है कि अब इस डायरेक्टर ने इतनी पेमेंट कर दी है, इतनी अभी बैलेंस है। इज इट क्लियर? और इसकी लायबिलिटी इतनी है। फिर आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज स्पेसिफाई करती है मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी मार्केट से रेज कर सकती है थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें आप बताते हैं कि हाँ भाई हमारी कितनी कैपिटल, मान लो जी हमने कहा 2 करोड़ हमारी ऑथराइज कैपिटल है, तो इसका मतलब 2 करोड़ के शेयर हम इश्यू कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं। कि मान लो 2 करोड़ निकालने हैं और मैंने एक शेयर बनाया 10 रुपए का, इसका मतलब 20 लाख शेयर्स में निकाल सकता हूं। अगर 100 रुपए का एक शेयर बनाऊंगा तो 2 लाख शेयर निकाल सकता हूं। समझ आई मेरी बात? मतलब ऑथराइज कैपिटल क्लॉज क्या बताएगी, कंपनी कितना पैसा मार्केट से उठाने वाली है और उसके लिए कितने शेयर मार्केट में आएंगे। समझ आ रही है कि मेरे को 2 करोड़ निकालना है और 10 रुपए का शेयर है, तो भैया 20 लाख शेयर आने वाले हैं। और अदरवाइज अगर अपना क्या कहते हैं उसे 100 रुपए का शेयर रखूंगा तो मेरे 2 लाख शेयर आने वाले हैं। इज इट क्लियर? अब आता है एसोसिएशन क्लास। सो इन दिस क्लास द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन स्टेट्स दैट their intention to be associated with the company and also give their consent to purchase qualification shares. अब इसमें एसोसिएशन क्लास में जो हमारी सिग्नेटरीज होती हैं, कौन होते हैं, मेनली डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं जो इस पे साइन करेंगे। वो लोग ये बताते हैं कि हमारी क्या इंटेंशंस है, हम क्यों उसके एसोसिएट हुए, और फिर अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ जो क्वालिफिकेशन शेयर है, मान लो 10% शेयर खरीदने हैं या 15% खरीदने हैं, हम उससे खरीदेंगे। एंड इट मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड बाय 2 पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। यानी पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोगों के साइन चाहिए, यहाँ पे 7 लोगों के, और प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों के। इज इट क्लियर? तो ये होती है हमारी एसोसिएशन क्लॉज। तो पहला क्लियर हो गया, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकंड डॉक्यूमेंट आता है मेरे बच्चे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है सर? इट कंटेन्स द रूल्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर। अब इसमें ये बताया जाएगा कि जो हमारी इंटरनल मैनेजमेंट है, हम उसको कैसे चलाने वाले हैं, हमारे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे अपनी कंपनी के अंदर। मतलब इट डिफाइंस द ड्यूटीज, द राइट्स एंड द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर as between themselves and the company at large, and the mode and form in which the business of the company is to be carried on। मतलब इसे बताया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या पावर है, क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है, फिर कंपनी किस तरह से काम करेगी, बिजनेस कैसे चलाएंगे, कैसे हमारे कोई अगर हमने चेंजेस करने हैं इंटरनल, हम किस तरह से करेंगे। मतलब आप अपनी कंपनी को कैसे चलाने वाले हैं, आपके इंटरनल्स क्या रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो इसमें बताए जाएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब ध्यान दीजिएगा, या तो पब्लिक कंपनी अपना आर्टिकल खुद बताती है कि मेरे ये रूल्स हैं,
अदरवाइज अगर आपने कोई ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया तो आपको एक टेबल एफ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो एक मॉडल सेट है आर्टिकल्स का हमारे कंपनी एक्ट के अंदर। मतलब ये बात याद रखना, 1 मार्क करने बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। या तो अपनी कंपनी के रूल्स आप खुद बनाओ और वहां जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। अगर आपने ये सबमिट नहीं किया तो आइडियली आप क्या फॉलो करोगे, टेबल एफ। टेबल एफ क्या है, एक आइडियल आपका सैंपल है, मॉडल सेट है आर्टिकल का, जो कि कंपनी एक्ट के अंदर है। इसके अंदर ये बताया गया है कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कंपनी को कैसे काम करना चाहिए। मतलब या तो अपनी खुद पॉलिसीज बना लो, कंपनी की इंटरनल रूल रेगुलेशन बना लो, अदरवाइज आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यानी वो कंपनी जो टेबल ऐप को अडॉप्ट नहीं करेंगी उनको कॉपी ऑफ आर्टिकल देनी पड़ेगी, जिसमें स्टैंप लगी हो, ड्यूली साइंड हो सिग्नेटरीज के थ्रू, तो उनको ये देना पड़ेगा। और अगर आपने ये आर्टिकल नहीं दिया तो टेबल ऐप को आपको मानना पड़ेगा, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसी के थ्रू आपको अपनी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट चलानी पड़ेगी। क्लियर बच्चा? अब जो रूल्स होते हैं और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स हैं दे आर सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। यानी अगर कभी कभी कंफ्लिक्ट हो गया दो डॉक्यूमेंट्स में, मतलब एक डॉक्यूमेंट कुछ और बात कह रहे, दूसरा डॉक्यूमेंट कुछ और कह रहे, तो आप हमेशा किसको मानोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मानोगे। इट विल सुपरसीड द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी दोनों में से ज्यादा वेटेज किसको मिलने वाली है, मेमोरेंडम ऑफ, हाँ जी किसको मिलने वाली है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। यानी अगर दोनों डॉक्यूमेंट में कहीं किसी पॉइंट पे कंफ्लिक्ट है तो कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, कौन सा माना जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? अब इसके होता क्या क्या इसके अंदर सर, व्हाट आर कंटेंट्स ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? नंबर 1, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। इसे बताया जाएगा कि हम लोग कितना शेयर कैपिटल मार्केट से रेज करने वाले हैं और किस किस तरह के हमारे पास शेयर्स होंगे। सेकंड, राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर। हर शेयर होल्डर का क्या राइट होगा, जैसे भी हम आपको बताएंगे ना, कई तरह के शेयर होते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर होता है और सिंपल शेयर होते हैं, वो कई तरह की कैटेगरी के शेयर होते हैं। तो हर शेयर होल्डर का क्या राइट है। प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, हम कैसे शेयर को अलॉट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, बताया जाएगा इसमें। प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, हम शेयर सर्टिफिकेट किस तरह से इशू करेंगे उसका प्रोसीजर बताया जाएगा। प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर आपको शेयर्स को ट्रांसफर करना है उसका प्रोसीजर बताया जाएगा। प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर आपने शेयर को फॉरफीचर करना मतलब कल को उसको आपने खत्म करना है तो कैसे होगा। प्रोसीजर फॉर री इश्यू फॉर फॉरफीटेड शेयर, वाला आपने एक शेयर को पहले कैंसिल कर दिया, अब उसको दोबारा से री इश्यू करना चाहते हो, उसका क्या प्रोसीजर होगा। समझ आ रहे? मान लो किसी कंपनी अपनी शेयर को क्या करती है, कैंसिल कर देती है फॉर सम टाइम और बाद में उसको री इश्यू करती है, तो वो क्या प्रोसीजर होगा, सारा इसमें बताया जाएगा। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग, अगर हमने कोई मीटिंग करनी है कंपनी की उसका क्या प्रोसीजर होगा, बताया जाएगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर है, और अगर वो उसे निकालना पड़ गया तो क्या प्रोसीजर है। ड्यूटीज, पावर एंड एनुमरेशन ऑफ डायरेक्टर, किस डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है, क्या पावर है, कितना उसको सैलरी देने वाले हैं, ये इसमें बताया जाएगा। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कल आप डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे पेमेंट करेंगे, ये भी इसमें बताया जाएगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, मान लो कल कंपनी वाइंड अप करनी पड़ जाए, नहीं चलती, तो क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर ऑडिट, अपने बुक्स का अकाउंट हम कैसे मेंटेन करेंगे, ऑडिटिंग कैसे करेंगे, इसका बताया जाएगा। एंड सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील कैसी होगी, एक सील की वो एक उसकी प्रॉपर स्टेप वगैरह लगा के बताते हैं कि दिस इज द सील ऑफ माय कंपनी। आपको पता है सील ऑफ कंपनी बताया था ना मैंने क्या होता है, हर डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन तो नहीं कर सकती, हर डॉक्यूमेंट में क्या लगेगी, सील, तो सील की एक कॉपी वहां पे स्टेप लगा के भेजी जाती है। अब आता है सर थर्ड डॉक्यूमेंट, दैट इज द प्रोस्पेक्टस। पहले दोनों क्लियर हो गए, अब तीसरा आता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है मेरे बच्चे, इट इज एनी नोटिस, एनी सर्कुलर, एनी एडवर्टाइजमेंट और एनी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो,
हमारी कंपनी में अपने पैसे डिपॉजिट करो, दैट इज द प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस सिंपल क्या है, एक इनविटेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे डिपॉजिट अपने जमा कराओ, हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। तो term prospectus includes any document which invite deposit from the public or invite offer from the public to purchase shares or debentures। भाई डिबेंचर्स में हम क्या इनवाइट करेंगे, पब्लिक के डिपॉजिट्स, और शेयर्स में वो क्या करेंगे, हम उनको ऑफर करेंगे हमारे को सब्सक्राइब करो। इज इट क्लियर? यानी सिंपल आपका इनविटेशन है। 3 एसेंशियल एलिमेंट जरूर होने चाहिए प्रोस्पेक्टस के अंदर। नंबर 1, देयर मस्ट बी एन इनविटेशन टू पब्लिक। इससे पब्लिक को प्रॉपर इनविटेशन होना चाहिए, ये आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। द इनविटेशन मस्ट बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। इनविटेशन किसके बिहाफ पे होना चाहिए, कंपनी के बिहाफ पे। द इनविटेशन मस्ट टू सब्सक्राइब और टू परचेज इट शेयर्स और डिबेंचर और सच अदर इंस्ट्रूमेंट। और इनविटेशन किसके लिए होना चाहिए, मेरे शेयर को सब्सक्राइब करो, परचेज करो, या हमारे डिबेंचर्स को परचेज करो, इसको लेके ये इनविटेशन होना चाहिए। अब सर प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है, कंटेंट्स क्या होते हैं। सर नंबर 1, कंपनी का नेम, एड्रेस, द मेन ऑब्जेक्टिव, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए कंपनी काम करेगी, नंबर एंड क्लासेस ऑफ शेयर, कितनी तरह के शेयर है, कितने उनके नंबर होंगे, द डिटेल अबाउट द रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर इंटेंडेड टू बी इश्यूड इफ एनी, दैट इज डेट एंड मोड ऑफ रिडेम्पशन। कुछ ऐसे हमारे शेयर होते हैं जिनको कुछ समय के बाद वापस ले लेते हैं, उन्हें बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर। यानी कंपनी ने कहा ये शेयर आपको हमने दिए, लेकिन 5 साल के बाद हम इसको वापस ले लेंगे, गेटिंग, उन्हें बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। तो इसका क्या टाइम होगा, कब क्या मोड होगा, किस डेट को वापस लेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, लाइक दैट। क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर अगर आपने कंपनी का बनना है तो मिनिमम कितने शेयर आपको लेने पड़ेंगे। क्वालिफिकेशन शेयर मतलब कि आपको मिनिमम इतने शेयर लेने पड़ेंगे तभी आप डायरेक्टर बनाएंगे। देन एनी प्रोविजन इन द आर्टिकल एज टू रेम्युनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और अदरवाइज। और फिर इसमें आप बता सकते हैं कि हमारे डायरेक्टर्स का क्या रेम्युनरेशन रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या रेम्युनरेशन रहेगा, ये भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। अगर ऑलरेडी आपके जो डायरेक्टर्स डिसाइडेड हैं उनका क्या नाम, एड्रेस, उनका क्या ऑक्यूपेशन है, मतलब कंपनी को कौन लोग अब चलाने वाले हैं। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज द मिनिमम अमाउंट व्हिच इज इन ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर। फिर बताया जाएगा मिनिमम हमने कितना अमाउंट रेज करना है शेयर्स के थ्रू। भाई हमारा टोटल इतना पैसा लगने वाला है कंपनी में और हम शेयर से इतना पैसा उठाएंगे, मतलब इतना हमारे पास खुद पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं होता ना, कंपनी सारा पैसा ही मार्केट से उठाती है। तो आप प्रोस्पेक्टस में बताते हो कि यहाँ पे 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के पास 50 करोड़ है और 50 करोड़ कंपनी बाहर से शेयर्स के थ्रू सब्सक्राइब कराएगी, लाइक दैट। द डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, अब बताया जाएगा हाँ भाई हमारी सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज होगा। ऐसा तो नहीं अब जब मर्जी सब्सक्राइब करो, जब भी कोई आईपीओ आता है एक पर्टिकुलर डेट बताई जाती है कि भाई इस डेट को ये आईपीओ आएगा, ओपनिंग, और फिर क्लोजिंग डेट भी बताई जाती है। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर, आपको बताएंगे आप जब आपने एप्लीकेशन देनी है तो कितना पैसा देना है, और जब शेयर आपको अलॉट होंगे तो कितना पैसा देना है। जैसे क्या होता है, मान लो मैंने कहा मेरी कंपनी के 20-20 शेयर का लॉट है, कितना शेयर लॉट है, 20 शेयर्स का लॉट है। एक शेयर मान लीजिए मेरा है 10,000 रुपए का, तो 20 शेयर कितने के बन गए, 2 लाख रुपए के। ठीक है सर, 2 लाख रुपए के बन गए, 2,000 का एक शेयर है। अब उसने बोला कि आपको शुरू में कितने देने हैं, 10% ऑफ दैट, यानी कि 20,000। ठीक है, 20,000 आपको अभी देने हैं और बाकी 1,80,000 कब दोगे, जब आपको अलॉट हो जाएगा। तो ये आपने बताएगा कि शुरू में इतना आप देंगे और बाद में इतना पैसा देंगे। देन राइट, प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन अटैच टू इस क्लास ऑफ शेयर, कहते हम डिफरेंट तरह के शेयर्स निकालेंगे तो उस शेयर्स में क्या राइट होंगे शेयर होल्डर्स को, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी, क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ये सब उसमें लिखा जाएगा। अब आता है सर कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, ये हमारा चौथा आ गया, 3 डिस्कस हो गए। अब चौथा डॉक्यूमेंट क्या है, ये इसमें सर एक रिटर्न कंसेंट होता है प्रपोज डायरेक्टर्स का, जो कि आपको जरूर देना होता है। इसमें ये कंफर्म किया जाता है कि वो दे एग्री टू एक्ट इन दैट कैपेसिटी
एंड अंडरटेक टू बाय एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर। मतलब ये डायरेक्टर की तरफ से कंसेंट होता है कि हम लोग रेडी है, जो हमें जितने मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर लेने हैं हम उसको बाय करेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। यानी यहाँ पे कंसेंट आ गया, दे आर रेडी टू बिकम द डायरेक्टर एंड रेडी टू पे द मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर। अब लास्ट और द लीस्ट एग्रीमेंट, ये हमारा 5वां डॉक्यूमेंट है। सर अब कंपनी, if the company propose to enter in an agreement with any individual for appointing him as managing director, whole time director, manager, मान लो कंपनी किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट कर रही है अपना डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, तो ये एग्रीमेंट होता है, उनके एग्रीमेंट होगा ना, और उस एग्रीमेंट की एक कॉपी आपको वहां का सबमिट करानी पड़ेगी। मान लो हमने किसी को डायरेक्टर बनाया, उसके साथ एग्रीमेंट किया, करेंगे ही करेंगे, तो वो एग्रीमेंट की कॉपी भी आप उसे हमें वहां पे लगानी पड़ेगी जब हम कभी भी अपना डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रेजेंट करेंगे। तो दैट इज माय डियर एग्रीमेंट। अब लास्ट और द लीस्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। अब ये क्या है सर? सर इट टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार स्टेटिंग दैट all the legal requirement of company act in regard to incorporation have been complied with। भाई ये डिक्लेरेशन होता है कि हाँ भाई जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी के बनने के लिए, हमने वो सब फुलफिल कर दी है। जो आपको फॉर्मेलिटी चाहिए थी, जो लीगल रिक्वायरमेंट थी, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो फीस पे करनी थी, हमने सब वो काम कर दिया है। और इसको कौन साइन करता है? आइदर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, सीएस होता है कंपनी का, या पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल ऑफ एज ए डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है वो भी साइन कर सकते हैं, मैनेजर और सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है। मतलब आपने बेसिकली ये बताना है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने सब फुलफिल कर दी है और वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ गलती नहीं है। इज इट क्लियर? अब आता है थोड़ा सा क्वेश्चन, ये डिफरेंस कई बार टीचर पूछ लेते हैं, भाई एमओए में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? अब हमने सारे डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लिए, ये मेजर दो होते हैं सर। ऑब्जेक्टिव, मेमोरेंडम ये बताता है ऑब्जेक्टिव इसके लिए कंपनी को बनाया गया। सर आर्टिकल डिफाइंस द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, ये बताता है कि हाँ भाई कंपनी कैसे काम करेगी, यानी ऑब्जेक्टिव हम कैसे अचीव करेंगे। पोजीशन, दिस इज मेन डॉक्यूमेंट एंड सबऑर्डिनेट टू द कंपनी एक्ट, ये मेन डॉक्यूमेंट है सर। दिस इज सब्सिडरी डॉक्यूमेंट एंड सबऑर्डिनेट टू बोथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी एक्ट, यानी कि सबसे ऊपर तो कंपनी एक्ट, उसके नीचे हमारा क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उससे नीचे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ आ रहा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबऑर्डिनेट दोनों के नीचे है, एमओए के नीचे भी है, कंपनी एक्ट के नीचे भी है। नेसेसिटी, सर ये आपके लिए कंपल्सरी है, बनाना ही पड़ेगा। सर ये कंपल्सरी नहीं है, अगर आपने नहीं बनाया तो आप टेबल एफ को फॉलो, ऑलरेडी आपका टेबल एफ बना हुआ है कंपनी एक्ट में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अल्टरेशन, इट इज डिफिकल्ट एंड लेंथी प्रोसेस एंड आल्सो रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें अगर आपने कोई अल्टरेशन करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथी है, और आपको गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसको इजीली अल्टर कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट है, इसको हम जो थोड़ा इजीली चेंज कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वैलिडिटी, acts done beyond the scope of memorandum are invalid and cannot be ratified even by an anonymous vote of the member। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी आपने ऐसा एक्ट किया जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है, वो इनवैलिड माना जाएगा, चाहे सारे डायरेक्टर, सारे मेंबर उसको वोट कर दें। तो गवर्नमेंट तो अप्रूव नहीं किया ना, आप उसको नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? कोई भी अगर आपने ऐसा एक्ट किया जो इसमें नहीं लिखा हुआ, तो वो इनवैलिड माना जाएगा, चाहे सारे डायरेक्टर उसको वोट कर दें, सपोर्ट करें, कोई फायदा नहीं है। एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड दे डोंट वायलेट द मेमोरेंडम। हाँ, इसमें अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, कोई आप चेंज करना चाहते हैं, तो शेयर होल्डर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इसको वायलेट नहीं करना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? फिर रिलेशनशिप, सर ये बताता है कंपनी और आउटसाइडर का क्या रिलेशनशिप है, ये बताता है इंटरनल रिलेशनशिप, मेंबर और मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है।
स्कोप ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव और पावर के बारे में बताता है। ये रूल और रेगुलेशन बताते हैं जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो विद दिस माय डियर, हमारा जो ये टॉपिक था कंप्लीट हुआ, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।